वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम क्या है, केन्जियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। आपको पता है जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे 1929 से 33 का जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसमें वो पूरी तरह फेल हो चुके थे, क्योंकि वो इस आइडियोलॉजी पे बेस करते थे सेज लॉ ऑफ मार्केट कि मार्केट के अंदर जितनी भी सप्लाई हुई है अपने आप क्या हो जाएगी, डिमांड के बराबर जो है हो जाएगी। सप्लाई जो कहते हैं ना, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कि जितना भी आपने सप्लाई की है अपने आप ही क्या होगा, जो मार्केट मैकेनिज्म है उससे क्या हो जाएगा, वो सारा बिक जाएगा और डिमांड और सप्लाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। पर देखा गया है कि जब 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आया उस टाइम ये थ्योरी काम नहीं की। इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा उस टाइम ओवर प्रोडक्शन हो रहा था। एक तरफ इकोनॉमी के अंदर ओवर प्रोडक्शन हो रहा था, दूसरी तरफ उस ओवर प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से डिमांड नहीं हो रही थी। जब डिमांड ही नहीं हो रही थी फिर ओवर प्रोडक्शन भी नहीं कर रहा था कोई भी, और ना ही एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रहा था। तो इकोनॉमी के अंदर क्या सिचुएशन आई ग्रेट डिप्रेशन के टाइम, एक तरफ तो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो गया और दूसरी तरफ क्या हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा था। तो उस टाइम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है बिल्कुल पूरी तरह से फेल हो गए थे। फिर क्या हुआ, केन्ज आए। केन्ज 1936 उनकी बुक जो है, देखो आपको दिख भी रही होगी, केन्ज की जो बुक है द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में उनकी ये बुक आई। और उन्होंने कहा कि ये जो ओवर प्रोडक्शन है या जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है इससे किस तरीके से जो है इकोनॉमी को बाहर निकाला जाएगा। तो जो केन्स थे, जो ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकालने में जो सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है, केन्स का रहा है। वो क्लासिकल से बिल्कुल क्या थे, अपोजिट से। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जे.एम. केन्स की सबसे पहले तो उनकी बुक क्या कब आई थी, उनकी बुक थी द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में उनकी जो बुक थी वो पब्लिश हुई। वो क्लासिकल और न्यो क्लासिकल जितने भी इकोनॉमिस्ट थे उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करने का तरीका था वो उसको नहीं मानते थे। ठीक है, द क्लासिकल एंड न्यो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नेग्लेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उनसे जो है ग्रेट डिप्रेशन की जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी वो सोल्व नहीं हो रही थी, इसलिए वो उसको नहीं मान रहे थे। और जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो ये मानते थे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एक टेम्परेरी फिनोमिना है, शॉर्ट रन में अनएम्प्लॉयमेंट है, लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा, अपने आप ही जो है फुल एम्प्लॉयमेंट में हम पहुंच जाएंगे। तो इस आइडियोलॉजी को भी क्या था, केन्ज ने बिल्कुल नकारा था। और उन्होंने जो है इन सब चीज़ों को नकारा। और केन्ज जो थे, केन्ज ने क्या किया, इन सब पॉइंट्स को क्रिटिसाइज किया कि अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है इकोनॉमी में प्रिविल है और किस तरीके से आपको इससे बाहर निकलना है। तो केन्ज ने सबसे पहले आए और उन्होंने ये कहा हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा, अगर आप इनकम को बढ़ाना चाहते हो, अगर आप क्या करना चाहते हो, नेशनल इनकम को बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या दो, एम्प्लॉयमेंट दो। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोगों को क्या दोगे, एम्प्लॉयमेंट दोगे, उतनी ज़्यादा नेशनल इनकम बढ़ेगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट देने से ही जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सकती थी। नेशनल इनकम अगर लो कब होगी, नेशनल इनकम जब आप क्या करोगे, कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे। अब ये वाली प्रॉब्लम, ये वाली तो बात ठीक है कि जितने ज़्यादा लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे उतना ज़्यादा हमारी एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सोल्व होएगी, तो दूसरी तरफ नेशनल इनकम जो है वो बढ़ेगी। लेकिन उन्होंने ये कहा नेशनल इनकम जो है आप कैसे बढ़ा सकते हो, नेशनल इनकम एम्प्लॉयमेंट भी तभी बढ़ेगा जब लोग क्या करेंगे, उन गुड्स और सर्विसेज की डिमांड करेंगे। तो उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको नेशनल इनकम को बढ़ाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिमांड, एग्रीगेट डिमांड साइड जो है, जो कि क्लासिकल ने जो सप्लाई साइड की बात की थी, इन्होंने कहा आपको एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना होगा। सबसे पहले आप एग्रीगेट डिमांड साइड को बढ़ाओ, आप किसी भी तरीके से इसमें इंक्रीज़ करो। जब आप इसमें इंक्रीज़ करोगे तो अपने आप प्रोड्यूसर क्या करेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, एक तरफ आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा। तो क्लासिकल जो थे इसको बताने में क्या हुए थे, पूरी तरह से असफल हुए थे। तो इन्होंने कहा आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाओ, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, नेशनल इनकम अपने आप, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपने आप एम्प्लॉयमेंट देगा, और जब वो एम्प्लॉयमेंट देगा तो नेशनल इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। और इन्होंने कहा कि इस काम को कोई भी प्रोड्यूसर जो है, मान लो मंदी का टाइम है तो कोई भी प्रोड्यूसर जो है आके इन्वेस्ट नहीं करेगा सामने से। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है, आपको ये प्रॉब्लम तभी बाहर आप निकल सकते हो जब क्या करेंगे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी। आपको क्या करना होगा, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना होगा। गवर्नमेंट आएगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर या किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा
तो प्रोड्यूसर अट्रैक्ट होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। तो अगर आपको इस अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, नेशनल इनकम को बढ़ाना है, तो आपको गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को करवाना होगा। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ही इस डिप्रेशन से क्या कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। उनका मेन फोकस यही था कि आप किस तरह एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, वो क्लासिकल्स थे, बिल्कुल अपोजिट थे। तो उन्होंने यही कहा कि क्या होता है, उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड के अंदर, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, जो हमारा कंजप्शन होता है ना, वो एग्रीगेट साइड, डिमांड साइड को ज़्यादा मानते थे, C+I। तो उन्होंने कहा शॉर्ट टर्म में क्या है, आप C को नहीं बढ़ा सकते, कंजप्शन को आप नहीं बढ़ा सकते, आप किसको बढ़ा सकते हो, इन्वेस्टमेंट को। और आपको पता है जब क्या होता है, ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है, मंदी चल रही है, महामंदी है, उस सिचुएशन में प्राइवेट जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा, गवर्नमेंट को आना होगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा, तभी हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल भी ठीक हो सकता है, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी, और हम क्या हो जाएंगे, संतुलन में आ जाएंगे। तो उन्होंने जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो डिप्रेशन से बाहर निकलने का सोल्यूशन नहीं दे सके, तो इन्होंने ये सोल्यूशन दिया। लेकिन इन्होंने क्या इंपॉर्टेंस बताई कि गवर्नमेंट को आपको लाना पड़ेगा। अब इन्होंने कहा कि डिमांड साइड, जैसे आपको इस मॉडल में पता लगा होगा कि डिमांड साइड को इन्होंने काफ़ी फोकस किया कि आपको एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना होगा। आप आउटपुट को भी तभी बढ़ा सकते हो, आप इनकम को भी तभी बढ़ा सकते हो जब आप एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाओगे। अब एग्रीगेट डिमांड में दो कंपोनेंट हैं, एक C और एक I। C आपका कांस्टेंट रहेगा शॉर्ट टाइम में, तो आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ और इनकम को इंक्रीज करो। तो इन्होंने एग्रीगेट डिमांड में भी इफेक्टिव डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, किसका कॉन्सेप्ट दिया, एग्रीगेट डिमांड में भी इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड होता क्या है, इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, ये वो लेवल होता है जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है, और ये लेवल क्या होता है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल से पहले भी आ जाता है। देखो वैसे तो इस डायग्राम में देखो आप, इस डायग्राम में अगर हम देखें, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कब है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड कब है। वैसे संतुलन कहाँ होना चाहिए, अगर एग्रीगेट डिमांड यहाँ कट करनी चाहिए ना, यहाँ पर ऐसे एग्रीगेट डिमांड को कट करना चाहिए और इतना एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिसाइड होना चाहिए और ये संतुलन होना चाहिए क्लासिकल के हिसाब से। लेकिन अब क्या है, उन्होंने कहा इफेक्टिव डिमांड क्या होता है, टोटल डिमांड का वो लेवल जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती है। उन्होंने कहा ये लेवल फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी आ जाता है। देखो यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, यहाँ पर है, जहाँ पर, लेकिन इन्होंने कहा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पहले ही इक्वल में आ गया, तो ये वाला जो डिमांड है, ON जो हम एम्प्लॉयमेंट देंगे और OR जो है इनकम होगी, ये वाली कौन सी डिमांड होगी, इफेक्टिव डिमांड, कि टोटल डिमांड का वो लेवल जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इन्होंने कहा आप डिमांड को नहीं, आप इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाइए। तो केन्ज का जो मॉडल था, कोई भी मॉडल है कुछ जो है अजम्पशंस पर जो है बेस होता है। केन्ज जो था, उन्होंने जो मॉडल दिया वो शॉर्ट रन का दिया था, क्योंकि केन्ज जी मानते थे कि इन अ लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। लॉन्ग रन का किसी को नहीं पता, लॉन्ग रन में हो सकता है हम सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। उन्होंने कहा देयर इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, क्या है मार्केट के अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिशन का जो अजम्पशन है उस पर इनका मॉडल बेस है। क्लोज इकोनॉमी है, किसी तरह का हम फॉरेन सेक्टर से किसी तरह का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हम नहीं कर रहे। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक एनालाइज कि इन्होंने केन्स ने हमेशा जो हमारे मैक्रो लेवल पर इकोनॉमी के, जैसे इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, जो कि इकोनॉमी को बहुत प्रभावित करते हैं, उन सब को लिया है। इन्होंने कहा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल जो है अप्लाई नहीं होता, या तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई होते हैं या फिर इंक्रीजिंग कॉस्ट अप्लाई होती है। और जो केन्ज थे जिन्होंने क्या दिया था, मनी इल्यूजन। मनी इल्यूजन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी किसने दिया था, केन्ज ने दिया था। ये मनी इल्यूजन क्या होता है, मनी इल्यूजन एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। क्लासिकल ने कहा है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस सिचुएशन में क्या करो, आप वेज रेट घटा दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दो। ठीक है, वेज रेट घटा दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दो। लेकिन केन्स का मानना था कि आप वेज रेट को कम ना करो, वेज रेट को तो आप रखो कांस्टेंट, लेकिन आप क्या करो, आपके पास क्या ऑप्शन है, आप प्राइस लेवल को बढ़ा दो। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, मनी इल्यूजन का, कि आपने वेज रेट भले ही कांस्टेंट ना रखी लेकिन अपने प्राइजेस को बढ़ा दिया। तो ये वाली सिचुएशन किसकी हो गई, ये मनी इल्यूजन, मुद्रा भ्रांति की हो गई। और इन्होंने कहा जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो हमारा क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। नो चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके मेथड में भी कोई चेंज नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। सेविंग जो होती है वो हमारा किसका फंक्शन होगा, इनकम का फंक्शन होगा।
लेबर ही है ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि हम प्रोडक्शन किसके हेल्प से करेंगे, लेबर की हेल्प से करेंगे। और इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, एमईसी का, इन सब का फंक्शन है। तो केन्स ने अपना जो मॉडल दिया इन सब एजम्पशन पर बेस दिया। अब जो केन्स का जो मॉडल है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है केन्जियन कॉन्सेप्ट्स में। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है कि केन्स जो है शॉर्ट रन इकोनॉमी में विश्वास रखता था, क्योंकि उसका यही मानना था कि लॉन्ग रन में क्या है, लॉन्ग रन में तो हम सब मर सकते हैं, इसलिए जो भी कुछ करना है वो शॉर्ट रन में करो। और शॉर्ट रन जो होता है, शॉर्ट रन में क्या होता है, सारे के सारे फैक्टर कॉन्स्टेंट होते हैं। शॉर्ट रन में क्या होता है, सारे के सारे फैक्टर कांस्टेंट होते हैं। इस सिर्फ एक लेबर ही एक ऐसा फैक्टर होता है जिसको इंक्रीज करके या जिसको डिक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने आउटपुट को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, ये शॉर्ट रन इकोनॉमी पे विश्वास रखता था। दूसरा जो पॉइंट है मैक्रो इन करैक्टरिस्टिक्स। आपको पता है कि केन्स ने हर एक एस्पेक्ट को उठाया, इनकम को, आउटपुट को, कंजप्शन को, इन्वेस्टमेंट को। तो इसने हर एक मैक्रो जो जो कि इकोनॉमी को प्रभावित करते हैं बड़े लार्ज स्केल पर, तो हर चीज़ को इसने उठाया। और थर्ड पॉइंट हमने भी पढ़ा कि इसके मॉडल के अंदर इन्वेस्टमेंट का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट का रोल क्यों इंपॉर्टेंट है, आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने ये कहा कि जब डिप्रेशन होता है, मंदी होती है, उस टाइम प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं आता सामने, उस टाइम गवर्नमेंट को आना पड़ेगा और ऑटोनोमस जो इन्वेस्टमेंट है वो करना पड़ेगा। तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट के रोल को भी उतना ही इंपॉर्टेंट बताया। इन्वेस्टमेंट के रोल को बताया। इन्होंने कहा मॉनेटरी फिनोमिना, इन्होंने क्लासिकल्स की तरह रियल फिनोमिना पर बात नहीं की। इन्होंने कहा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह है उसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड ऑफ मनी, जहाँ इंटरेस्ट एक्ट करते हैं वहीं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन होता है। क्लासिकल जो थे वो रियल फिनोमिना पर बेस्ड थे। रियल फिनोमिना होता है कि जब आप प्राइस के साथ डिवाइड कर देते हो किसी भी चीज़ को। तो इन्होंने क्या था, इनका जो मॉडल है वो मॉनेटरी फिनोमिना पर बेस्ड है। अगला क्या है, जैसे हमने अभी बात की कि इन्होंने जो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन को बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि गवर्नमेंट ही है, जब डिप्रेशन वगैरह होता है तो गवर्नमेंट जो है इकोनॉमी में, मार्केट के अंदर आएगी, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर उस टाइम इन्वेस्ट नहीं करता, गवर्नमेंट आएगी और इस प्रॉब्लम से, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है या फिर एग्रीगेट डिमांड बहुत कम है, इनकम नहीं बढ़ रही, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही, तो इससे बाहर कौन निकालेगा, हमें गवर्नमेंट जो है वो निकालेगी। तो ये क्या हो गई, करैक्टरिस्टिक्स हो गई केन्जियन मॉडल की या केन्जियन की इकोनॉमिक्स की। अब हमें देखना पड़ेगा कि जो केन्स का जो भी ये डिमांड वाला है, इसका जो पूरा मॉडल है इन सब पॉइंट्स पर क्या है, बेस है। देखो मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। यहाँ पर देखो, जैसे हमने अभी पढ़ा कि केन्स की जो थ्योरी है, मतलब केन्स की जो थ्योरी है वो क्या है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी है। ठीक है, वो किसकी थ्योरी है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी है। तो केन्जियन थ्योरी देखो, पहले इनकम, एम्प्लॉयमेंट, फिर उन्होंने कहा इफेक्टिव डिमांड जरूरी है। डिमांड की बात नहीं करी, इफेक्टिव डिमांड। और अब मैंने आपको बता ही दिया इफेक्टिव डिमांड क्या होती है। इफेक्टिव डिमांड में क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन होगा और एक क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन होता है। एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन क्या होता है कि सप्लाई के डिफरेंट लेवल पर आप कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हो। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन भी होता है कि डिमांड के डिफरेंट लेवल पर आप कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हो। जो सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन है, एक हमारा है एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है। अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड की, देखो एग्रीगेट डिमांड आपका क्या, एग्रीगेट डिमांड किससे मिलकर बना है, C + I। तो यहाँ पर देखो ये कंजप्शन हो गया, ये आपका हो गया इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, एक कंजप्शन एक इन्वेस्टमेंट। अब आगे आपका कंजप्शन किस पे डिपेंड करता है, डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब वो इनकम जो आप खर्च कर सकते हो अपने किसी भी चीज़ पर, तो वो होती है डिस्पोजेबल इनकम। कंजप्शन डिपेंड किस पर करता है, डिस्पोजेबल इनकम पर और MPC पर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि आप अपनी इनकम का कितना हिस्सा जो है खर्च करोगे कंजप्शन पर। फिर आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कंजप्शन हो गया इधर से। अब इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, आपको कितना मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट के अंदर क्या चल रहा है उस पर। और MEC किस चीज़ पर डिपेंड करता है, प्रोस्पेरिटी यील्ड, कि फ्यूचर में आपको क्या इनकम मिल सकती है। सप्लाई प्राइस होता है किसी भी चीज़ का प्राइस, जो भी आप फैक्टर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि लोग कितना डिमांड कर रहे हैं अपने पास कैश की। तो ये किस पर डिपेंड करता है, डिमांड फॉर मनी। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा या घटेगा किस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का, डिमांड फॉर मनी। और डिमांड फॉर मनी का आपको पता है 3 मोटिव के लिए डिमांड फॉर मनी जो है वो की जाती है, ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, स्पेकुलेशन मोटिव के लिए। देखो यहाँ पर,
और यहाँ पर देखो आप, एमईसी जो होती है प्रोस्पेरिटी यील्ड, शॉर्ट रन एक्सपेक्टेशन पर डिपेंड करती है, लॉन्ग रन एक्सपेक्टेशन जो है उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला जो ओवरव्यू है हमारा केंजियन थ्योरी का वो हो गया। अब यहाँ इन्होंने कहा देर इज टू अल्टरनेट वे कि आप कैसे संतुलन लेके आओगे केन्स के मॉडल में। उन्होंने कहा दो मेथड है आपके पास, या एक तरफ आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इक्वल कर दीजिए, या फिर आप क्या कर दीजिए, डिजायर्ड एक्सपेंडिचर और एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट वाला या तो आप इस वाले तरीके से भी, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी, दोनों तरीके से ही आप क्या कर सकते हो, संतुलन लेके आ सकते हो। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड ये होता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज बन रही है, जितनी भी क्या है गुड्स और सर्विसेज बन रही है एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर, तो लोग कितनी उसकी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड हो गया कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज बन रही है एक गिवन टाइम पीरियड में उनकी कितनी डिमांड की जाती है। तो एग्रीगेट डिमांड आपको पता है क्या हो गया। अब मैंने बताया आपको एग्रीगेट डिमांड जो होता है उसमें दो कंपोनेंट है, एक तो होता है कंजप्शन C प्लस I। तो इन्होंने कहा एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट है, एक है कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे। उसके बाद आता है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई होता है कि एक प्रोड्यूसर क्या करता है, डिफरेंट जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं उनको यूज कर डिफरेंट प्राइस पर वो किसी भी कमोडिटी की कितनी सप्लाई करता है। ठीक है, जितने भी उसके पास रिसोर्सेज है वो उनका यूज करेगा, प्रोडक्शन करेगा, और डिफरेंट प्राइस लेवल पर वो किसी भी गुड्स की कितनी सप्लाई करता है। ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई। आपको पता है एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? कंजप्शन C प्लस है, जैसे एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, C प्लस I होता है, तो एग्रीगेट जो सप्लाई होता है वो क्या होता है, C प्लस S होता है। ठीक है, अब संतुलन क्या होता है? संतुलन क्या होगा जब हम एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई को इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेथड है हमारा वो क्या है, फर्स्ट मेथड क्या है हमारा, हम क्या कर सकते हैं, प्लान आउटपुट या प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान आउटपुट का मतलब है कि हमने कितना प्रोडक्शन जो है आउटपुट हमने प्लानिंग से, जैसे हमने कुछ सोचा, मान लो हम 1000 जो है क्वांटिटी बनाएंगे, तो ये हो गया प्लान आउटपुट। प्लान एक्सपेंडिचर है लोगों ने कितना खर्चा किया। प्लान एक्सपेंडिचर क्या होगा, C प्लस I, कि लोगों के पास जो भी इनकम थी उसमें से उन्होंने कितना खर्च किया, मान लो उन्होंने 900 जो है वो खर्च की, 900, तो यहाँ पर प्लान एक्सपेंडिचर 900 हो गया, और जो प्लान आउटपुट मान लो 1000 हो गया। तो यहाँ पर क्या है, प्लान आउटपुट और प्लान एक्सपेंडिचर को बराबर करके भी आप संतुलन ला सकते हो। तो उन्होंने कहा कि आपको डिफरेंट इनकम के लेवल जो है वो दिए हुए हैं यहाँ पर। ये आपके पास डिज़ायर्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर है। कंजप्शन कैसे निकालते हैं? कंजप्शन क्या होता है हमारा, C प्लस BY। ठीक है, MPC होता है। और यहाँ पर क्या है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अभी प्राइवेट सेक्टर तो इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, तो यहाँ पर देखो ये इन्वेस्टमेंट का लेवल दिया हुआ है। अब यहाँ पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या है, C प्लस I करके हमने यहाँ पर, ये C हो गया, C की वैल्यू हो गई, ये हमारी इन्वेस्टमेंट हो गया, तो यहाँ पर हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर निकाल दिया। अब संतुलन में इकोनॉमी कब होती है, जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट आउटपुट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर देखो इस लेवल पर हमारा ये हमारा बाई इनकम जो है हमारी कितनी है, 3500, और हमारा एक्सपेंडिचर जो है 3500 आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कंजप्शन C प्लस I हमने बराबर कर दिया इनकम के, तो यहाँ पर ये वाला संतुलन का जो है हमारा लेवल आ गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फर्स्ट लेवल जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और प्लान आउटपुट को बराबर कर भी हम संतुलन ला सकते हैं, वो चीज़ हमने देख ली। अब क्या होता है, प्लान आउटपुट कई बार मान लो आपका आउटपुट जो है कम है, लोगों के पास जो इनकम है वो ज़्यादा है। ठीक है, मान लो आपके पास आउटपुट है 1000 का, और आप जो लोगों ने कितना खर्च करना चाहे, उन्होंने कहा मान लो 1625 रुपीज़ वो खर्च करना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में आपके पास आउटपुट तो कम है, लेकिन जो लोग खर्च करना चाहते हैं वो कितना करना चाहते हैं, ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं। कितना ज़्यादा, 625 रुपीज़ ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं। अब वो ज़्यादा खर्च, अब इकोनॉमी में इतना आउटपुट नहीं है, तो अब क्या, अब हम संतुलन में कैसे आएंगे? तो उन्होंने कहा है लोग क्या करेंगे, प्रोड्यूसर क्या करेगा, उसके बाद जो पिछला स्टॉक पड़ा है ना, उस पिछले स्टॉक का यूज़ करेगा, और 625 रुपीज़ का जो भी उन्हें ख़रीदना है वो इतने का जो है वो ख़रीद सकेंगे। तो इससे क्या होगा, वो क्या करेंगे, जो 1000, क्योंकि 625 रुपीज़ की जो डिमांड है वो ज़्यादा थी, तो कैसे उसको ठीक किया गया,
आउटपुट और प्लान एक्सपेंडिचर में कैसे संतुलन आया गया, जो हमारे पास पिछला स्टॉक पड़ा था उसको बेच दिया गया, तो फिर क्या हो गया, दोनों ही बराबर हो गए। कई बार क्या होता है, ये तो हो गया, कई बार क्या होता है आउटपुट जो है बहुत ज़्यादा होता है। मान लो आपके पास 6,000 का आउटपुट है, लेकिन जो आप एक्सपेंडिचर करना चाहते हो, जो आप खर्च करना चाहते हो, लेकिन जो डिमांड है, डिमांड कितने की है, मान लो 5,375 की, तो अब आपके पास ज़्यादा आउटपुट है लेकिन डिमांड कम है। तो ऐसी सिचुएशन में प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर करेगा कल को ज़्यादा आउटपुट नहीं बनाएगा, उसे लगता है कि अब डिमांड नहीं बढ़ रही, तो इससे ऐसा कर वो क्या करेगा, अपने आउटपुट में कटौती करेगा और ज़्यादा आउटपुट नहीं बनाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो इस डायग्राम में देखो, ये वाली लाइन जो है इनकम इक्वालिटी की है, ये क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कैसे निकाला हमने, C+I करके। तो यहाँ पर ये क्या है, दोनों बराबर है। अगर इससे पहले वाले पॉइंट पर देखते हैं तो इसमें क्या है, डिसइक्विलिब्रियम है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया, C+I, ये हो गई इनकम की लाइन। तो यहाँ पर क्या है हमारा, जो हमने पीछे डायग्राम में भी जो टेबल में देखा था, यहाँ पर हमारा एक्सपेंडिचर और इनकम जो वहाँ पर 3500 थी, वो क्या है यहाँ पर हमारी बराबर है। इससे पहले क्या है, या तो हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, या हमारा आउटपुट ज़्यादा हो रहा है। अगर हम इस पॉइंट पर जाते हैं तो हमारा आउटपुट ज़्यादा है, अगर हम यहाँ जाते हैं तो हमारा खर्च ज़्यादा है, हमारे पास आउटपुट नहीं है। तो इस ई पॉइंट पर क्या है, हम संतुलन में है। अब आता है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कितनी तरह की होती है। इन्वेस्टमेंट होता है कि जब भी किसी तरह का एडिशनल कैपिटल को लगाया जाता है, मशीन में, बिल्डिंग में, इक्विपमेंट में, और बिजनेस को आगे किसी भी तरीके से हम बढ़ाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है, केन्ज के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है, सेविंग जो होता है किसका फंक्शन होता है, इनकम का। केन्ज ने कहा सेविंग जो होता है किसका फंक्शन होता है, इनकम का। और जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट किस पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, MEC मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या रहेगी, उस पर जो है वो डिपेंड करता है। तो केन्ज ने दूसरा जो अप्रोच कही थी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में भी आप इक्वालिटी लाकर क्या कर सकते हो, संतुलन में आ सकते हो। तो यहाँ पर भी देखो उसी तरीके से हमने सेम प्रोसेस किया है। यहाँ पर आपको इनकम का लेवल दिया है, ये आपको डिज़ायर कंजप्शन निकालना है, ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट कर ये आपके पास ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का लेवल है। तो यहाँ पर आपके पास C+I एग्रीगेट एक्सपेंडिचर निकल जाएगा आपका C+I करके। तो आप क्या करोगे, आप इस इनकम में से क्या करोगे, इनकम में से आप कंजप्शन को माइनस कर दो, ठीक है। आप जब इनकम कितनी है आपके पास, इनकम आपके पास देखो, इनकम आपके पास ये है और एक्सपेंडिचर आपका कितना हो रहा है 75, तो यहाँ पर -75 आ गया। 200 में से 225 को आपने माइनस किया तो -25 आ गया। तो यहाँ पर आपने क्या निकाल दिया, सेविंग निकाल दिया। अब आप संतुलन में कहाँ पर हो, देखो आपकी इनकम कितनी है 3,500, ठीक है, आपका कंजप्शन और ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आपका कितना है 3500 है। तो ये वाला जो लेवल है, इनकम और एक्सपेंडिचर यहाँ पर बराबर है, तो इस लेवल पर आपका क्या है, संतुलन जो है, यहाँ पर आपकी क्या है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है बराबर है। इससे पहले क्या है आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, यहाँ पर आपके पास क्या है, नीचे सेविंग ज़्यादा है। अब हम इस चीज़ को डायग्राम से देखेंगे। अब इसमें भी क्या होता है, एक होता है प्लान इन्वेस्टमेंट, एक होता है एग्जांटे इन्वेस्टमेंट। प्लान इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसे एक बिजनेसमैन है, वो ये सोचता है कि कल को वो अपने जो भी आप वो गुड्स और सर्विसेज बना रहा है उसमें जैसे आप प्लानिंग करके आप ये सोचते हो कि आप 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करोगे अपने बिजनेस में, या जैसे इकोनॉमी के अंदर बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट सोचते हैं कि इतनी इन्वेस्टमेंट की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो अच्छा होगा। जो प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट की जाती है या सेविंग की जाती है तो वो क्या कहलाती है, एग्जांटे सेविंग या एग्जांटे इन्वेस्टमेंट की जाती है। दूसरा होता है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। एक्चुअल क्या होता है, जो रियलिटी में जब आप सब चीज़ें कर लेते हो उसके बाद आप देखते हो कि एक्चुअल में हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की। हमने इकोनॉमी में सोचा था कि हम 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या हमने एक्चुअल में वो इन्वेस्टमेंट की है, क्या हमने वो सेविंग की है। तो वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट होती है जो रियलिटी में बाद में देखते हैं हम कि कितनी एक्चुअल में की गई है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वही इन्वेस्टमेंट है और ये क्या है, शुरू में हमारे पास कुछ भी इनकम नहीं होती, इसलिए हमारी सेविंग क्या होती है, नेगेटिव होती है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपकी सेविंग जो है वो बढ़ती जाती है। जहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं वहाँ पर भी हमारा संतुलन होता है। आपने देखा, एक तो हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और आउटपुट को इनकम बराबर करके वहाँ पर भी हम संतुलन लेके आए। यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इक्वल कर हम यहाँ पर भी क्या करा, हमने संतुलन ले आए। अब ये इसी चीज़ को देखो, इस चीज़ को हमने इकट्ठा कर दिया। इस इकट्ठे चीज़ में देखो आप, वही चीज़ है C, एक आपका कंजप्शन का लेवल था,
आपने C+I इन्वेस्टमेंट को बढ़ा, ये इन्वेस्टमेंट हो गई, इन्वेस्टमेंट को आपने बढ़ा दिया, क्योंकि क्या है शॉर्ट टर्म में आप कंजप्शन में चेंज नहीं कर सकते, आप किस में चेंज कर सकते हो, इनकम में चेंज कर सकते हो। और ये वाली लाइन आपकी 45 डिग्री की इक्वालिटी की लाइन है, ठीक है। किसकी लाइन है, इक्वालिटी की लाइन है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट को लिया था और ये क्या था हमारा सेविंग कर्व था, जो कि पहले माइनस में था, फिर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी वैसे वैसे आपकी सेविंग बढ़ेगी। आपका संतुलन कहाँ पर है, देखो ये वाली जो लाइन है, यहाँ से आपने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल इनकम कर दिया, यहाँ पर आपने सेविंग इज इक्वल टू इनकम, इन्वेस्टमेंट कर कर भी वही इनकम और आउटपुट का जो संतुलन लेवल है वो आप ले आए। तो केन्ज ने यही कहा कि किस तरीके से जो है हम जो है लेकर आ सकते हैं। अब इसमें इन्होंने कहा कि किस तरीके से, क्या इन्होंने देखो इस लेवल पर क्या किया, यहाँ पर संतुलन वही है। अब हमने कहा था कि हम शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं, हम शॉर्ट टर्म में कंजप्शन में चेंज नहीं कर सकते, अब इन्वेस्टमेंट में चेंज कर कर हम संतुलन को बढ़ा सकते हैं, मतलब इनकम और एम्प्लॉयमेंट के लेवल को इकोनॉमी में क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपकी ये क्या है, वही सेम लेवल है कि यहाँ पर आपका ये कंजप्शन लाइन है, तो आपने ये C+I इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया। जब इन्वेस्टमेंट को आप थोड़ा और बढ़ाते हो तो आपकी इनकम का लेवल क्या होता है, और बढ़ जाता है। उसी तरह से नीचे भी देखो, आपने सेविंग में कोई चेंज नहीं किया, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया है। इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से क्या हो जाता है, आपकी इनकम और आउटपुट का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। अब आपकी इनकम का लेवल Y ना होकर क्या हो जाता है, Y1 हो जाता है। तो ये भी क्या हो गया, हम संतुलन में पहुँच गए। तो केन्ज ने दोनों अप्रोच की हेल्प से क्या किया है, केन्ज ने दोनों अप्रोच की हेल्प से क्या किया है, यहाँ पर संतुलन लाने